तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्मार्ट पॉइंटर्स क्या होती है इसे देखने वाले हैं। अब C++11 से पहले स्मार्ट पॉइंटर्स का कोई जिक्र नहीं था, तो C++ का जो 11th वर्जन है उसके बाद स्मार्ट पॉइंटर्स जो है भैया कहानी में पिक्चर में आया हुआ है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है भैया जो नॉर्मल पॉइंटर से क्रिएट हो रही थी, जिसे सॉल्व कर रहा है हमारा स्मार्ट पॉइंटर, उस पर बात कर लें। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है पॉइंटर्स का ग्लिम्स देना चाहूंगा। कई बच्चे भैया पॉइंटर भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि पॉइंटर्स एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको बताता हूं भैया, इंट a = 10 ऐसा लिख के आपने क्या किया भैया, एक वेरिएबल क्रिएट किया a नाम का, जिसके अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया। बिल्कुल भैया, ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर भी बनाते हैं। बस पॉइंटर में हमें एक स्टार लगाना होता है। जैसे यहां a का एक डेटा टाइप होता था, वैसे ही पॉइंटर का भी डेटा टाइप होगा। ये पॉइंटर का डेटा टाइप ये बताता है कि आप जो है किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर के अंदर। तो अब भैया पॉइंटर की अगर मैं बात करूं ना, तो पॉइंटर एक वेरिएबल की तरह खुद के अंदर डेटा स्टोर नहीं करता है। पॉइंटर एक जगह को, एक स्पेस को पॉइंट कर रहा होता है, एक मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होता है जहां एक डेटा स्टोर्ड है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 10 डेटा जहां पर भी स्टोर्ड होगा, ये भैया पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं भैया, ये जितनी भी डायनेमिक मेमोरी आप एलोकेट करते हैं, ये सारी की सारी हीप में जाके एलोकेट होती है, इतना हमें पता है। बिल्कुल भैया, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा, मेरी जो स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी वाली वीडियो है उसे आप देख लेंगे तो आपको ये पॉइंटर्स का जो न्यू क्यों यूज़ किया भैया, यहाँ स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, कंपाइल टाइम पे क्या मेमोरी बन रही है, रन टाइम पे क्या मेमोरी एलोकेट हो रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो जो पॉइंटर आप बनाते हैं वो भैया आपके हीप के अंदर बनता है। तो ये जो न्यू करके आपने एक इंट टाइप का डेटा ब्लॉक बनाया है, ये जाके हीप के अंदर बनेगा। इसका कुछ एड्रेस होगा। बिल्कुल भैया, लेट सपोज मान लीजिए 710। तो पॉइंटर वो डब्बा है भैया, आसान भाषा में आ गए। बिल्कुल भैया आ गए। पॉइंटर वो डब्बा है जो इस मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। बिल्कुल भैया, इस मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। तो जब हम पॉइंटर से कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो इस मेमोरी का कोई भी नाम नहीं होता। जैसे इस वेरिएबल का नाम है ना a, यहां पर कोई नाम नहीं होता। हमें इस मेमोरी ब्लॉक को एक पॉइंटर से ही जो है एक्सेस करना पड़ता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जैसे ही मान लीजिए ये जो आपका a है, इसे मैंने किसी एक फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है, इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल को मैंने किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है भैया। जैसे ही आपका फंक्शन आउट ऑफ स्कोप जाएगा, ये वेरिएबल खुद से डिलीट हो जाएगा। लेकिन पॉइंटर्स के साथ ऐसी कहानी नहीं होती। पॉइंटर्स को आपको डिलीट कीवर्ड का यूज करके ऐसे लिखना पड़ता है, तब जाके ये जो मेमोरी ब्लॉक यहां पर क्रिएट हुआ है ये डिलीट होगा, या हम कह सकते हैं हमारी मेमोरी जो है वो फ्री होगी। बिना डिलीट पॉइंटर के आप जो है इस चीज को नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कभी आप ये डिलीट लिखना भूल गए, या मान लीजिए कि ये डिलीट लाइन चलने से पहले ही आपका जो फंक्शन है, जो आपका प्रोग्राम है वो बंद हो गया, तो आपकी ये मेमोरी जो है ऐसे फंस के रह जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी लीक की कंडीशन बन जाएगी। मेमोरी लीक का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर कोई एक ऐसी जगह फंस गई है जो कि अब काम के अंदर नहीं है, जो कि अब स्कोप के अंदर नहीं है, और आपकी मेमोरी को वेस्ट कर रही है। तो जो नॉर्मल पॉइंटर्स हैं उनके अंदर हमें भैया मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है अपनी मेमोरी को, और यहां पर भैया मेमोरी लीक का खतरा रहता है। किसका खतरा रहता है? मेमोरी लीक का खतरा रहता है। अब इसी पर्टिकुलर चीज को मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हम एक जो है प्रोग्राम लिखते हैं, और मैं आपको ये विजुलाइज करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली भैया ये मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगड़म बगड़म बम्बे वो 80 90 पूरे 100, भैया ये क्या बोल रहे हो हमें बता दो, ठीक है। इंट मेन, तो इंट मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या कहा, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं, रिटर्न 0, रिटर्न 90 नहीं भी, हाँ रिटर्न 0। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक इंट स्टार, या मान लीजिए एक काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। एक फंक्शन मैंने बनाया, तो वॉइड टाइप का जो है, या इंट टाइप का मैंने एक फंक्शन बनाया, इंट फंक्शन ही नाम रख लेते हैं इसका। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या इनपुट करा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने एक जो है पॉइंटर इनपुट कराया। मान लीजिए इसके अंदर कुछ इनपुट नहीं कराते हैं, अपन इसको नॉर्मली बनाते हैं। इसके अंदर मैंने एक इंट स्टार ptr करके एक पॉइंटर बनाया, बिल्कुल भैया एक पॉइंटर बनाया, और उसके अंदर मैंने एक जो है 10 की मैं मेमोरी बना रहा हूं। एक इंटीजर टाइप का मैं मेमोरी ब्लॉक असाइन कर रहा हूं, जिसके अंदर 10 जो है उसका डेटा वैल्यू होगा, ठीक है भैया बिल्कुल। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहां पर एक इफ कंडीशन लगाई, जिसके अंदर इफ के अंदर मान लीजिए कोई भी आप एक कंडीशन डाल दीजिए, ठीक है। यहां पर कोई भी कंडीशन होगी, अभी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के आपको नहीं बताऊंगा। एक मान लीजिए कोई भी इफ के अंदर कंडीशन है, और इस कंडीशन के
ट्रू होने पे आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। तो ये जो 10 वाली वैल्यू है इसे आप रिटर्न कर देंगे। और मैंने कहा इस इफ कंडीशन के बाद आप क्या करना भैया, पॉइंटर को भी फ्री करना पड़ता है, तो आप पॉइंटर को डिलीट कर देना। तो यहां पर हमने पॉइंटर बनाया और इस इफ कंडीशन के बाद मैं यहां पॉइंटर को डिलीट कर रहा हूं। लेकिन समस्या ये है ना भैया, समस्या ये है कि अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और वैल्यू रिटर्न का मतलब यह है कि यह फंक्शन यहीं पर एंड हो जाएगा, ये वाली लाइन चल ही नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया पॉइंटर यहां डिलीट ही नहीं हो पाया, एंड यहां पर ये केस बन गया मेमोरी लीक का। क्योंकि हमने पॉइंटर डिलीट ही नहीं किया तो ये फंक्शन भी एंड हो जाएगा, ये प्रोग्राम भी अपना एंड हो जाएगा, लेकिन ये मेमोरी मेरे मेमोरी ब्लॉक के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर अभी भी एक स्पेस लेकर बैठी हुई होगी, क्योंकि हमने इसे डिलीट नहीं किया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं स्मार्ट पॉइंटर्स। स्मार्ट पॉइंटर्स आप ऐसा समझ लीजिए, पॉइंटर्स ही हैं, लेकिन वो ऐसे पॉइंटर्स हैं जो खुद से ही मेमोरी डिलीट कर देते हैं, खुद से ही मेमोरी डिलीट कर देते हैं, सेल्फ जो है आपकी मेमोरी फ्री कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये चीज आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो यहां पर मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर मैंने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर जो कि भैया 10 को पॉइंट कर रहा है, मतलब एक मेमोरी ब्लॉक है जिसको पॉइंट कर रहा है। अब यहां पर मैंने एक कंडीशन लगाई, इसके अंदर कुछ कुछ तो कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर लिखा है रिटर्न वैल्यू, मतलब कि भैया आप एक वैल्यू को, या ये 10 को ही मान लीजिए, रिटर्न कर देते हैं। और इसके बाद मैंने यहां लिखा हुआ है डिलीट पीटीआर, मतलब कि भैया ये एक फंक्शन है जो कि जब कॉल होगा तो सबसे पहली लाइन चलेगी, पॉइंटर एक मेमोरी एलोकेट करेगा, बिल्कुल भैया, फिर दूसरी लाइन चलेगी, ये इफ कंडीशन वाली चली, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तो ये रिटर्न वाली लाइन चलेगी, और अगर ये रिटर्न वाली लाइन चल गई तो फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा, फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा, डिलीट वाली लाइन चल ही नहीं पाएगी। और डिलीट वाली लाइन क्योंकि नहीं चल पाई तो आपका जो पॉइंटर है वो डिलीट नहीं हो पाया, और पॉइंटर ने जो मेमोरी क्रिएट करी थी वो मेमोरी हो गई लीक, वो मेमोरी हो गई भैया लीक। और मेमोरी लीक का मतलब क्या है कि एक ऐसी मेमोरी रखी हुई है जो कि आपके किसी काम की नहीं है, और उसे अब आप डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब फंक्शन आउट ऑफ स्कोप जा चुका है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भी आपकी बात हमें समझ में आई। तो इसी मेमोरी लीक को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास आते हैं स्मार्ट पॉइंटर्स। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मार्ट पॉइंटर्स, एक है आपका यूनिक पॉइंटर और एक है भैया आपका शेयर्ड पॉइंटर। तो पहले हम बात करते हैं यूनिक पॉइंटर की, उसके बाद बात करेंगे भैया शेयर्ड पॉइंटर की। तो बेसिकली ये जो आपके स्मार्ट पॉइंटर्स है ना, ये क्लासेस की तरह काम करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्लासेस की तरह काम करते हैं। जैसे भैया आपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट खत्म होगा या आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, इस ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ले रखी होगी वो मेमोरी क्या फ्री हो जाएगी? बिल्कुल भैया मेमोरी फ्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया इस क्लास का डिस्ट्रक्टर चल जाएगा ना। ये डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ले रखी है उसे डिलीट कर देगा। हाँ जी भैया, ये चीज तो हमने अपने ऊप्स के अंदर पढ़ी है कि भैया ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी घेरी उसे डिस्ट्रक्टर डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो आप ऐसा समझ सकते हैं जो स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं ना, ये भैया क्लासेस होती हैं। क्या होती है? क्लासेस होती हैं। तो मान लीजिए यूनिक पॉइंटर अगर मैं बात करूं, स्मार्ट पॉइंटर का एक टाइप होता है, तो ये एक क्लास है। क्या है बेटा? एक क्लास है। तो अगर इस क्लास को यूज करके मैं एक पॉइंटर बनाता हूं, तो जैसे ही ये पॉइंटर आउट ऑफ स्कोप जाएगा, क्या इसकी मेमोरी डिस्ट्रक्टर की मदद से फ्री हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी? बिल्कुल भैया ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? हम यूनिक पॉइंटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक पॉइंटर होता है। फिर से समझा दूं? हाँ जी भैया, तो ये जो पॉइंटर बना था ना, अभी तक जो हम पॉइंटर बना रहे थे, जो भैया इस हीप की अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा ना इधर साइड, चलो यहां बना देता हूं भैया। ये हम पॉइंटर बना रहे थे जो कि इस हीप की अंदर कोई 10 मेमोरी ब्लॉक रखा हुआ है, उसका एड्रेस स्टोर करता था। तो एड्रेस यहां पर स्टोर करता था। हमने क्या किया? इस पॉइंटर को एक यूनिक पॉइंटर नाम की क्लास के अंदर रैप कर दिया। क्या कर दिया बेटा? एक यूनिक पॉइंटर नाम की क्लास के अंदर रैप कर दिया। तो जैसे ही ये क्लास का ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ही ये क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा, ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, फलाना ढिमकाना, तो वैसे ही ये पॉइंटर भी डिलीट हो जाएगा और ये मेमोरी जो है ये भी फ्री हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पॉइंटर। स्मार्ट पॉइंटर इज अ क्लास दैट रैप्स अ रॉ पॉइंटर एंड हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली। ये सिंपली क्या करता है? इस रॉ पॉइंटर को एक रैप कर देता है ऑब्जेक्ट के अंदर, एक रैप कर देता है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है? तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ, ये भी डिलीट हो जाएगा। दिस इज दिस सिंपल। अब हम भैया एक्चुअली पॉइंटर को जो है इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं।
तो अब अगर आपको एक यूनिक पॉइंटर बनाना है, यानी कि एक स्मार्ट पॉइंटर बनाना है, तो आप एक काम करो, मैं ज्यादा आपको हाई लेवल नहीं लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूं कि स्मार्ट पॉइंटर जरूरी होता है ना भाई। अब स्मार्ट पॉइंटर का भैया थोड़ा यूज केस बताना जरा। जैसे मान लो अमेजॉन की वेबसाइट है कोई, मैं चाहता हूं कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो और किसी से भी एक्सेस ना हो। मैं चाहता हूं एक सिंगल प्रोडक्ट है वो किसी और से एक्सेस ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो वो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी मैं यूनिक पॉइंटर से बना लूंगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल होता है। इतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे अभी यूनिक पॉइंटर अपन खत्म करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक भैया, चलिए। तो यूनिक पॉइंटर बनाने का जो सिंटेक्स होता है, तो सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं यूनिक पॉइंटर। अब यूनिक जो आपके स्मार्ट पॉइंटर्स हैं, इनको आपको चलाने के लिए एक जो है हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है मेमोरी नाम की। तो मेमोरी नाम की हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लेंगे। अब आपने लिखा यूनिक पॉइंटर। यूनिक पॉइंटर क्यों लिखा भैया? यूनिक पॉइंटर इसलिए लिखा क्योंकि हम यूनिक पॉइंटर नाम की क्लास को एक्सेस कर रहे हैं ना भैया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। और फिर आप डिफाइन करेंगे आपका डेटा टाइप, या पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर का डेटा टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे पॉइंटर का नाम, बिल्कुल भैया पॉइंटर का नाम लिखेंगे। यहां पर कोई भी स्टार वार लगाने की आपको जरूरत नहीं है। और यहां पर आपने लिखा ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखा? ब्रैकेट के अंदर न्यू इंट, और इंट के अंदर आप जो भी डेटा रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं मेरा जो इंटीजर ब्लॉक बनेगा जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर मान लीजिए 33 हो, तो ये 33 हमने बना लिया। तो दिस इज अ यूनिक पॉइंटर। हमने सिंपली क्या किया, इस रॉ पॉइंटर को यूनिक पॉइंटर के अंदर रैप कर दिया। जो रॉ पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, एक ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, जो मेमोरी ब्लॉक के अंदर क्या रखा है, 33 रखा है। मतलब इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस पॉइंटर के पास होगा। ये चीज तो हमें पॉइंटर के बेसिक्स पता है, बिल्कुल भैया पॉइंटर के बेसिक्स हमें पता है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, मैं सिंपली लिखूंगा सी आउट स्टार पीटीआर या ये स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर। हाँ जी भी हमें पता होता था कि ये डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, तो ये हमें निकाल करके यहां दे देगा। अब यहां फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। क्या कर दिया बेटा, फंक्शन को कॉल कर दिया। हालांकि यहां पर एक और दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी भैया, आपने यहां पर इसको इंट बनाया है, तो आप इसको वॉइड टाइप का बना दीजिए, ताकि क्योंकि भैया यहां पर कुछ रिटर्न नहीं किया है ना, तो उसको वॉइड बना देते हैं। रन करके देखें भैया, क्या यहां हमें 33 मिल रहा है? बिल्कुल भैया, क्योंकि जो आपका पॉइंटर है ये 33 को पॉइंट कर रहा है, तो यहां हमें आउटपुट में 33 मिल गया। भैया अगर ये स्टार नहीं लगाते, डे रेफरेंस ऑपरेटर नहीं लगाते, तो हमें एड्रेस मिल रहा होता, क्योंकि पॉइंटर के अंदर तो एड्रेस रखा हुआ है ना। अच्छा यहां पर क्या आ गया, अच्छा ये बोल रहा है कि आप इसका एड्रेस, क्योंकि यूनिक पॉइंटर आप इसका एड्रेस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना भैया, एक पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है, और अगर आपने उसके ऊपर स्टार लगा दिया तो स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। वो क्या करता है, पॉइंटर जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है वहां जो वैल्यू रखी है ना, वो वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। तो इसे रन करके देखेंगे तो आपको 33 मिल जाएगा। ठीक है भैया। अब मैं आपको थोड़ा सा यूनिक पॉइंटर्स के बारे में और बताता हूं। अगर हम यूनिक पॉइंटर्स के बारे में थोड़ी सी और बात करें, तो उसके पहले थोड़ा सा पॉइंटर्स का और नॉलेज ले लेते हैं। मान लीजिए नॉलेज ले लेते हैं। मान लीजिए मेमोरी ब्लॉक है 33, ठीक है, 33 का एड्रेस है 710। मैंने कहा P1 पॉइंटर है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल भैया ये पॉइंट कर रहा है, मतलब P1 एक पॉइंटर होगा जिसके अंदर इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर होगा। और ये मेमोरी ब्लॉक कहाँ होगी, हीप में। पॉइंटर कहाँ बनता है, स्टैक में। ये तो हमें पता है ना। बिल्कुल भैया, हम आपकी स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी वाली वीडियो देख करके आए हैं। अबे स्टैटिक नहीं, स्टैक। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि यही सेम मेमोरी ब्लॉक एक और दूसरा पॉइंटर पॉइंट करने लगे P2, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, लिख दूंगा कि P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। यानी कि यहां पर ये ऐसा लिखूंगा कि P2 इज इक्वल टू P1। मैंने कहा कि P1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू आप P2 के अंदर रख दो, मतलब P1 के अंदर जो एड्रेस है उसे आप P2 के अंदर रख दो। तो यहां पर मैंने ये क्या यूज किया, मैंने यहां यूज किया ये कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या यूज किया, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या यूज किया, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल आपके रॉ पॉइंटर्स होते हैं ना, उन्हें आप कॉपी कर सकते हैं। मतलब दो रॉ पॉइंटर्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यूनिक पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई मेमोरी लोकेशन है जहां एक डेटा रखा हुआ है, तो इस मेमोरी ब्लॉक को अगर कोई यूनिक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो यूनिक पॉइंटर कैसा होगा भैया, एक पॉइंटर P1 है जो कि रैप हो चुका है यूनिक पॉइंटर से, यूनिक पॉइंटर नाम की क्लास से। ठीक है भैया, तो ऐसा कुछ यूनिक पॉइंटर दिखेगा। तो अगर इस मेमोरी ब्लॉक को ये वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो कोई दूसरा पॉइंटर इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर सकता है। इसे कहते हैं ओनरशिप। क्या कहते हैं बेटा, ओनरशिप। कि अगर P1 यूनिक पॉइंटर के पास इस मेमोरी एड्रेस की ओनरशिप रखी है, तो इस मेमोरी एड्रेस की ओनरशिप किसी और के पास भी नहीं हो सकती। मैंने कहा भी नहीं हो सकती, मतलब अगर इसके पास है तो इसके पास भी नहीं हो सकती।
मतलब कि दोनों में से किसी एक के पास हो सकती है। तो क्या भैया मैं ओनरशिप ट्रांसफर भी कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि अब P1 इसको ना पॉइंट करे, P1 इसको ना पॉइंट करे, एक सेकेंड, P1 इसको ना पॉइंट करे, P2 अब इसको पॉइंट करे। तो मैं क्या करूंगा, मैं मूव की मदद से P1 की ओनरशिप P2 के पास पॉइंट कर दूंगा। तो अब P2 जो आपका यूनिक पॉइंटर है वो इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है भैया, वो इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। तो इसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। एक और फंक्शन है रीसेट फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए मैंने यूनिक पॉइंटर बनाया, मैंने लिखा यूनिक पॉइंटर और मैंने लिखा ये इंट डेटा टाइप का है, मैंने लिखा इसका नाम है पॉइंटर और ये सिंपली क्या कर रहा है, एक न्यू इंट नाम की जगह ले रहा है जिसके अंदर 10 स्टोर कर रहा है। यार यहाँ गुछ पूछ हो गया थोड़ा सा, मिटा देते हैं इसको, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, तो ये क्या कर रहा है, एक 10 नाम का वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। तो भैया ये एक ptr नाम का पॉइंटर है जो सिंपली यूनिक पॉइंटर है, अपने अंदर मतलब 10 नाम की एक जो है मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने कहा मैं डॉट रीसेट का यूज करके ये वैल्यू चेंज कर सकता हूं। मैं डॉट रीसेट का यूज करके ये वैल्यू चेंज कर सकता हूं। मतलब मैं ये कर सकता हूं कि P1 अभी इसको पॉइंट कर रहा था जिसके अंदर 33 रखा है, तो मैंने क्या किया, एक और मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया जिसके अंदर 40 रखा हुआ है, तो अब P1 इसको पॉइंट करेगा। तो मैंने क्या किया, P1 की लोकेशन रीसेट कर दी। P1 पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब P1 इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये दो फंक्शंस है, रीसेट और मूव। अब भैया हम इन्हें देख लेते हैं। तो इसको ऐसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि मान लीजिए यहां मैंने एक यूनिक पॉइंटर बना रखा है, बिल्कुल भैया, जिसके अंदर अभी 33 रखा है, बिल्कुल भैया। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा पॉइंटर मतलब ptr, जो भी पॉइंटर का नाम है वो आप रख सकते हैं। मान लीजिए पॉइंटर का नाम यहां P1 रख देते हैं, तो यहां मैं P1 लिख दूंगा। ठीक है, मैंने लिखा P1 डॉट रीसेट और रीसेट के अंदर जो आपकी नई जगह है उसे आप पास कर देंगे। तो यहां मैंने लिखा रीसेट इंट 10। तो अब P1 जो है वो इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो अब एक नए मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 10 रखा हुआ है। तो अगर अब हम सी आउट कराएंगे डी रेफरेंस P1, तो अब ये हमें 10 सी आउट करके दे देगा, ना कि भैया अपना 33। रन करके देखें। हाँ जी भैया, इसने हमें 10 सी आउट करके दे दिया है। अब इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं भैया, रीसेट करने से पहले P1 की वैल्यू क्या है और रीसेट करने के बाद P1 की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, रन करके देखें। तो भैया रीसेट करने से पहले 33 वैल्यू है, रीसेट करने के बाद P1 की वैल्यू 10 है। अब मूव ऑपरेटर देख लें। तो मैंने कहा आप एक और यूनिक पॉइंटर बनाइए। अब हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यूनिक पॉइंटर की जो ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक पॉइंटर के पास ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो मैंने एक और यूनिक पॉइंटर बनाया P2 नाम का। अब अगर मैं यहां डायरेक्ट लिखता हूं ना कि P2 के अंदर आप P1 को स्टोर कर दीजिए, तो ये हमें एरर दे देगा। क्या दे देगा बेटा, एरर दे देगा। तो इसे अगर मैं रन करके देखूं तो ये हमें एक एरर दे देगा। ये हमें एक एरर दे रहा है कि भैया आप जो है डिफॉल्ट डिलीट, मतलब कुछ तो एरर दे रहा है कि आप कॉपी नहीं कर सकते बेसिकली। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन आप ओनरशिप मूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा P2 इज इक्वल टू मूव P1। तो मतलब P1 पॉइंटर की ओनरशिप आप P2 के पास ट्रांसफर कर दीजिए। अब अगर मैं कहता हूं सी आउट डी रेफरेंस P2, तो अब ये आपको P1 के अंदर जो मेमोरी ब्लॉक रखा है ना बेटा, उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। रन करके देखें। ये हमें 33 दे रहा है। तो भैया P1 के अंदर कुछ बच गया होगा, P1 के अंदर कुछ बचा होगा क्या, चेक कर लेते हैं। P1 के अंदर क्या है देख लेते हैं। यहां पर एंडल लगा दें, यहां पर बेटा एंडल लगा दें, रन। ठीक भैया, इसने हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया क्योंकि P1 पॉइंटर के अंदर कुछ भी अब नहीं रखा है। भैया ये जो मेमोरी थी इसको अब P2 पॉइंट कर रहा है, P1 पॉइंट नहीं कर रहा है। तो P1 की ओनरशिप P2 के पास ट्रांसफर हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम जो है यूनिक पॉइंटर्स के साथ खेल सकते हैं। अब भैया एक दिक्कत यह है कि मैं चाहता हूं किसी एक मेमोरी ब्लॉक को मल्टीपल स्मार्ट पॉइंटर्स पॉइंट करें। तो क्या इसका कुछ सोल्यूशन है, क्योंकि यूनिक पॉइंटर तो एक स्मार्ट पॉइंटर है, वो भैया मल्टीपल जो है सपोर्ट नहीं करता है कि एक ही मेमोरी एड्रेस को मल्टीपल यूनिक पॉइंटर्स जो है पॉइंट करें। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता शेयर्ड पॉइंटर का। तो अब भैया शेयर्ड पॉइंटर एक ऐसी चीज है जो आपको अलाउ करता है कि किसी एक मेमोरी ब्लॉक को मल्टीपल स्मार्ट पॉइंटर जो हैं पॉइंट कर पाएं। तो शेयर्ड पॉइंटर की कहानी मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। यहां पर मैंने कहा कॉपी कंस्ट्रक्टर या कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू ऑपरेटर था वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां एक चीज होती है यूज काउंट नाम की। यहां पर एक फंक्शन होता है यूज काउंट नाम का। मैंने कहा एक मेमोरी एड्रेस है 33, ठीक है, तो ये एक मेमोरी एड्रेस है 33 जिसका एड्रेस है क्या 710, और ये भैया क्योंकि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई है न्यू कीवर्ड को यूज करके, तो ये हीप के अंदर होगी। अब मैं कहता हूं कि इसको एक शेयर्ड पॉइंटर जो है पॉइंट करता है, P1 नाम का शेयर्ड पॉइंटर इसको पॉइंट करता है। तो पॉइंटर के अंदर क्या होगा, ये एड्रेस स्टोर होगा और ये एक शेयर्ड पॉइंटर है।
शेयर्ड पॉइंटर है। तो क्योंकि एक शेयर्ड पॉइंटर है तो कोई दूसरा शेयर्ड पॉइंटर भी इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। तो यहां पर एक दूसरा शेयर्ड पॉइंटर है P2, ये भी इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। ये रैप हो चुका है शेयर्ड पॉइंटर नाम की क्लास के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, एक मेमोरी एड्रेस को मल्टीपल शेयर पॉइंटर जो है पॉइंट कर सकते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है यूज काउंट नाम का। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है यूज काउंट नाम का। तो यूज काउंट बेसिकली क्या होता है, यूज काउंट एक लेखा जोखा है, एक लेखा जोखा है जो कि लिख कर रखता है कि एक मेमोरी ब्लॉक को कितने शेयर्ड पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं। तो करेंटली क्योंकि 2 शेयर्ड पॉइंटर्स इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी भी एक शेयर्ड पॉइंटर का यूज काउंट निकालूं तो वो मुझे दे देगा 2। कितना दे देगा बेटा, 2 दे देगा। तो भैया आपने कहा था कि जो स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेमोरी डिलीट करते हैं, तो ये मेमोरी ऑटोमेटिकली कब डिलीट होगी, ऑटोमेटिकली बेटा तब डिलीट होगी जब जब एक एक करके सभी स्मार्ट पॉइंटर्स को इससे डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा ना, और लास्ट में जब कोई भी स्मार्ट पॉइंटर इसको पॉइंट नहीं कर रहा होगा तब ये मेमोरी फ्री हो जाएगी, तब ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये शेयर्ड पॉइंटर का जो है कॉन्सेप्ट है। अब इसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहां पर सिंटेक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। जिस तरीके से आप P1 यूनिक पॉइंटर के लिए बना रहे थे, तो अब यूनिक पॉइंटर की लिखने की जगह आप यहां पर लिख दीजिए शेयर्ड पॉइंटर। ठीक, उस तरीके से हमने P2 को भी जो है यूनिक पॉइंटर से शेयर्ड पॉइंटर बना दिया। ठीक है भैया, बना दिया। अब जैसे यहां पर आप ओनरशिप को मूव कर रहे थे, अब यहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू P1। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ कि P1 33 को पॉइंट कर रहा था, अब P2 भी 33 को पॉइंट करने लगा, लेकिन फर्क बस ये है कि P1 और P2 शेयर्ड पॉइंटर्स हैं। तो मतलब अब ये जो इंट 33 है ना, इसको 2 शेयर्ड पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं। मतलब इस 33 वाली जगह का जो यूज काउंट होगा, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो यूज काउंट कितना होगा, 2 होगा। मान लीजिए यहां भैया मैंने एक और पॉइंटर बना दिया, P3 नाम से, जो कि शेयर्ड पॉइंटर है। अब मैंने यहां लिखा P3 इज इक्वल टू P2, मैंने यहां लिखा P3 इज इक्वल टू P2। तो P2 P1 वाली जगह को पॉइंट कर रहा था, P3 भी P1 वाली जगह को ही पॉइंट करने लगेगा। तो मतलब इस जगह का यूज काउंट अब 3 होना चाहिए। तो अब सी आउट कराऊंगा मैं बोलूंगा सी आउट कराइए कि P3 डॉट यूज काउंट शायद कैमल केस में होता है, तो यहां पर यूज काउंट हमने लिख दिया। ठीक है, और यहां पर हमने लिखा यूज काउंट फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इसे रन करके देखूं, ये दोनों चीजें मैं थोड़ी सी कमेंट आउट करना चाहूंगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। ओके, ये कैमल्स केस में शायद नहीं लिखना होता है, इसको एक बार स्नेक केस में लिख के देखते हैं। स्नेक केस, कैमल केस पता है ना आपको बेटा। स्नेक केस मतलब जहां हम अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं 2 वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली। तो अब ये आपको यूज काउंट निकाल करके दे देगा। तो क्योंकि इस मेमोरी ब्लॉक को अब 3 पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका यूज काउंट कितना है, 3, मतलब 3 लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये यूज काउंट का दबदबा हो गया, यूज काउंट का मामला हो गया। अब ओनरशिप ट्रांसफर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर भी काम करता है, और वो जो मूव फंक्शन था वो भी जो है काम करता है। तो भैया टोटल ये कहानी थी आपके स्मार्ट पॉइंटर्स की। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां एक फीडबैक फॉर्म है, उसमें आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। बेटा एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मुझे जानना है कि कौन सा बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी से भैया यहाँ पर पढ़ रहा है, ताकि मुझे याद रह पाए कि अच्छा राहुल, अच्छा रोहन, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ताकि कल को यार कभी अपन मिले ना, भैया भगवान करेगा आप मिलेंगे तो मैं आपको पहचान पाऊँ कि अच्छा राहुल तुम तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये अपन एक्चुअली यूनिवर्सिटी, मैं पहले यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को पढ़ाया करता था, तो मैं उनके साथ ये चीज़ किया करता था। तो क्योंकि हम किसी कॉलेज में विजिट करते थे तो वहाँ मुझे बच्चे मिल जाते थे कि सर मैं कमेंट करता था, याद है आपको। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ आपके साथ भी वो कनेक्शन बने, तो ये चीज़ आप भी करेंगे। साथ ही साथ कोई भी फीडबैक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया थैंक यू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया कमेंट सेक्शन में आप कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे शेयर करना, कौन सी चीज़ मैं इंप्रूव कर दूँ वो मुझे आप शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।